Hello students, so today in this video we will be covering our chapter number 1 of history, bricks, beads and bones. So this chapter is basically about the Harappan civilization, which is also known as the Indus Valley civilization. So this civilization it started flourishing along river Indus, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है, at around 2600 BC. तो around 2600 BC के आसपास ये फ्लरिश होना स्टार्ट करी थी. एंड ये जो लार्जेस्ट ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है वो हरप्पन सिविलाइजेशन है. और जो हरप्पा है वो वहाँ की फर्स्ट साइट थी डिस्कवर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने करी थी, इसीलिए उसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, बट वहाँ की जो राइटिंग्स है, वहाँ की जो स्क्रिप्ट है वो एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट रहती है क्योंकि वो डेसिफर नहीं करी गई है. दे आर लाइक अ मिस्ट्री. Then after 1900 BC, most of the sites were abandoned due to some reasons. तो अब क्या क्या reasons थे we need to explore in this chapter. And by 1900 BC, so this civilization ended. Clear? Now the period of Harappan civilization. So the civilization is dating between 2600 BC to 1900 BC. This you know. So this period is broadly divided into three. First is early Harappan culture, जो बिफोर 2600, उससे पहले का समय जो था वो अर्ली हरप्पन. फिर 2600 से 1900 तक जब तक वो फ्लरिश अच्छी चलती रही वो था मैच्योर हरप्पन फेज. और लेट कल्चर उसके एंड होने के बाद, सिविलाइजेशन का एंड होने के बाद का जो पीरियड था वो था लेट हरप्पन कल्चर. अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के यहाँ पर नेम दे रखे हैं, लाइक कालीबंगन, लोथाल, राखीगरी, मोहनजोदारो, नागेश्वर, बालाकोट, कोडिजी. दीज ऑल आर द साइट्स. नेक्स्ट इज अर्ली आर्कोलॉजिकल कल्चर्स. तो वहाँ पर क्या कल्चर फॉलो किया जाता था? बहुत सारे कल्चर्स फॉलो किए जाते थे हरप्पन रीजन के अंदर. वहाँ पर से हमें क्या एविडेंस मिलता है वो दिखाता है. वहाँ पर डिस्टिंक्टिव पॉटरी हुआ करती थी, बहुत सारे एग्रीकल्चर का एविडेंसेस है, वहाँ पर पैस्टरलिज्म के एविडेंसेस है, एंड ऑफ सम क्राफ्ट वर्क ऑल्सो. The settlement were small in size and had no large buildings. So settlements छोटे छोटे साइजेस में थी और वहाँ पर लार्ज बिल्डिंग्स नहीं हुआ थी. हम पहले की बात कर रहे हैं, अर्ली फेज के अंदर वहाँ पर लार्ज बिल्डिंग्स वगैरह नहीं हुआ करती थी. क्लियर? When we talk about late, there were large scale burning on the sites and there was living settlements. Means अब abandonment होने लगा, बहुत सारी settlements वगैरह रहती थी. क्लियर? नेक्स्ट इज सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज. तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे उनके सेल्फ कंजम्पशन के लिए, क्या सेल्फ कंजम्पशन मेथड्स रहा करते थे. तो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ द पीपल इंक्लूडेड हंटिंग, गैदरिंग, कल्टिवेशन, पैस्टरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस करा करते थे. ज़्यादातर जो लोग थे वो प्लांट्स, एनिमल्स, फिशिंग, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंडेंट थे. एंड वहाँ पर बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं एनिमल्स की बोन्स का, जिससे कि हमको एक प्रूफ मिलता है कि वो लोग मीट भी कंज्यूम करते थे. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन, प्लो, दे शो दैट दे रिलाइड ऑन एग्रीकल्चर टू. और वो लोग एग्रीकल्चर पे भी रिलाई करते थे. एनिमल्स पे तो थे ही, एंड एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट. क्लियर? नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल. अब क्या क्या फूड वो लोग कंज्यूम करते थे? तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स गिवन. सो दे एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश. दे हैव फाउंड ग्रेन सच एज व्हीट, बार्ले, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली. राइस वॉज फाउंड, वो रेयरली मिलता था. उन्होंने ये भी बताया कौन सी चीज़ अबंडेंस में थी, कौन सी चीज़ रेयरली मिलती थी. क्लियर? बोन्स ऑफ कैटल, फिश, फाउल, दीज ऑल वर फाउंड. मतलब ये इंडिकेट करते हैं या तो वो डोमेस्टिकेट करते थे इन एनिमल्स को या फिर वो हंट करते थे इन एनिमल्स को. क्लियर? डोमेस्टिकेशन पाल के रखना, एंड हंटिंग इज दे हंट फॉर देयर बेसिक नीड्स. क्लियर? एग्रीकल्चर हरप्पन्स का जो था मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था. नाउ द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय द ग्रेन्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैरिड आउट बाय द हरप्पन्स, बट देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑफ द बुल हैव बीन फाउंड. तो दिस इंडिकेट दैट शायद वो लोग बुल यूज करते हो एग्रीकल्चर के अंदर. आर्कोलॉजिस्ट अज्यूम दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग. तो आर्कोलॉजिस्ट ने अज्यूम कराया, उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट एंड रिजल्ट निकाला है कि शायद वो लोग इन्हें यूज करते हो. आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो. प्लो भी मिला है उनको, जिससे कि हम वो खेती वगैरह में जो काम आता है, तो मतलब कि प्लो भी यूज होता होगा वहाँ पर. एविडेंसेस मिले हैं प्लोड फील्ड के कालीबंगन के अंदर, जो कि राजस्थान के अंदर है. क्रॉपिंग पैटर्न भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है कि 2 सेट्स ऑफ फरोज हुआ करते थे राइट एंगल्स पे, और 2 डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती थी. मोस्ट ऑफ द हरप्पन साइट जो थी वो सेमी एरिड रीजन्स के अंदर थी. दे नीडेड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, क्योंकि उनको इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज चाहिए हुआ करती थी.
ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट हरप्पन साइट ऑफ शॉर्टुग इन अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के अंदर ट्रेसेस मिले हैं कैनाल्स के. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन. और जो वाटर वेल से ड्रॉ करा जाता था वो ही इरीगेशन के अंदर यूज करा जाता था. वाटर रिजर्वियर्स जहाँ पर हम वाटर स्टोर करके रखते हैं वो हमको ढोलावीरा गुजरात के अंदर मिले हैं. बहुत सारे ऐसे रिजर्वियर्स मिले हैं. प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है और उन सब से लोग एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं कि शायद हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर ये सब चीज़ें होती होगी. Layout of Mohenjo-daro. So these are the basically features of town planning in Harappan civilization. Talking about Mohenjo-daro, so the city was divided into two halves. One was citadel and another was the lower town. So one was smaller but higher and the other was much larger but it was lower. तो ये बात करें सिटाडल की, वो स्मॉलर था, वहाँ पर कम लोग रहते थे बट वो हायर था. ठीक है. और जो दूसरा वाला है लोअर, इट वॉज मच लार्जर, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था बट लोअर था. वो टर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा लो था. वहाँ पर जो लोग काम करते थे वो सब लोग वहाँ पर रहते थे. Citadel was used for special public purposes. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्रेट बाथ इज़ एन एग्जाम्पल, वो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ करा जाता था. और जो लोअर टाउन था वो वहाँ पर कॉमन लोग रहते थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर हुआ करता था. ओके, नाउ नेक्स्ट, द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड. तो सब कुछ पहले प्लान करा जाता था और फिर उसे इम्प्लीमेंट करा जाता था. ब्रिक्स जो थी वो बहुत ही यूनिफॉर्म साइज़ की, सब सेम साइज़ की हुआ करती थी. रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन द लोअर टाउन दे वर लेड आउट इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स. और राइट एंगल्स पे वो सब इंटरसेक्ट करती थी. द स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर फर्स्ट लेड आउट एंड देन हाउसेज वर बिल्ट ऑन द सेम पैटर्न. तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए. तो वहाँ का प्लान ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ बिल्कुल प्लान और सिस्टमैटिक वे के अंदर हुआ करता था. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक आर्किटेक्चर. जब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो कैसे घर वगैरह वहाँ पर बने हुए थे. सो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़, मतलब घर के अंदर सबसे पहले चीज़ तो ये नोटिस करी गई थी कि वहाँ पर 2 फ्लोर भी हुआ करते थे क्योंकि वहाँ पर उन लोग को रिमेन्स मिले हैं स्टेयरकेसेस के. सो वन वाज दिस थिंग. देन वहाँ पर ये भी पता चला है कि लोग जो है वो प्राइवेसी मेंटेन करते थे, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडोज़ वगैरह नहीं होती थी और जो मेन डोर रहता था वो पूरे एंट्रेंस का बिल्कुल डायरेक्ट व्यू नहीं प्रोवाइड करता था. हर हाउस के अंदर वॉशरूम्स बाथरूम्स हुआ करते थे और जो कोर्टयार्ड हुआ करता था वो सेंटर होता था बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, जैसे कि कुकिंग और वीविंग ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन्स. So drainage system is also given separately. This can be asked as an important question for 3 marks. So it was one of the striking features of the Harappan cities. They had a well-planned drainage system. Every house was connected to the street drains. The drains were made up of mortar, lime and gypsum. So the drains were made up of these materials. They were covered with big bricks so that they could be lifted easily and could be cleaned. दिस शोज दैट द ड्रेन्स वर क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ड्रेन्स वगैरह को रखा जाता था. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ. सो ग्रेट बाथ, इट इज़ फाउंड इन सिटाडल एंड इट इज सम स्पेशल बिल्डिंग्स. सो ग्रेट बाथ वॉज वन ऑफ दो स्पेशल buildings. It is found in Mohenjo-daro. Such buildings they were used for some religious occasions or on public gatherings. So बहुत ही special occasions पे इन सबको यूज़ करा जाता था. अब इसको हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है शायद it was meant for some kind of ritual bath. एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है विच इज सराउंडेड बाय द कॉरिडोर्स और ऑन 4 साइड्स. तो चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए हैं. The tank was made watertight by laying bricks on the edge and using mortar and gypsum. तो मोटार और जिप्सम को यूज़ करके बना गया है. रूम्स जो है वो तीनों साइड पे है टैंक के एंड वन रूम हैविंग अ लार्ज वेल. द वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ड्रेन. और जो वाटर हुआ करता था टैंक से वो एक ह्यूज ड्रेन के अंदर फ्लो करता था. Across the lane there was a smaller building with 8 bathrooms, 4 at each side of corridor with drains from each bathroom. So it's telling about the connectivity of drains and all, right? So next. ये सब हमने पढ़ा वहाँ का कैसा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था, लोग कैसे रहते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, स्टार्टिंग ब्यूरियल्स एंड आर्टिफैक्ट्स. सो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता था कि इस जगह पे कॉमन लोग रहते थे या फिर कुछ एलाइट रिच पीपल रहते थे. तो उन लोगों ने 2 तरह से पता करा, सोशल डिफरेंसेस पता करी सोसाइटी की. एक तो था उन्होंने ब्यूरियल स्टडी करे एंड अदर थिंग वॉज आर्टिफैक्ट्स, स्टार्टिंग आर्टिफैक्ट्स. क्लियर. तो ब्यूरियल्स क्या होते हैं, जो कि हम जब डेड को ले डाउन करते हैं पिट वगैरह के अंदर. सो दोज आर कॉल्ड बरियल्स, राइट. Then strategies to analyze social and economic differences amongst people
and include the study of burials. So at burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. तो उनको पिट्स के अंदर ही ले डाउन किया जाता था. अब उसके अंदर देखा गया कि कुछ जो पिट्स वगैरह थे उसके अंदर they were lined by bricks. And some of the burials they contained ornaments, pottery. So कुछ burials के अंदर ये सब हुआ करता था. In some instances they were buried with copper mirrors. So ये सब शायद कि वो लोग अपने आफ्टर लाइफ में यूज कर सके. That's why they buried these kinds of things. Clear? नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्टिंग आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना एक अनदर स्ट्रैटेजी थी टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस. दे वर डिवाइडेड इनटू यूटिलिरियन एंड लग्जरियस. यूटिलिरियन जो कि कॉमन होता है, लग्जरियस जो कि बहुत ही रेयर तरह से मिलते हैं. यूटिलिरियन के अंदर आते हैं जैसे कि स्टोन और क्ले के ऑब्जेक्ट्स, कॉन्स, पॉटरी, नीडल्स, दीज ऑल कम्स अंडर यूटिलिरियन नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स. लग्जरी आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड्स फैंस, पॉट्स और परफ्यूम्स. सो दीज आर लग्जरी आइटम्स, राइट. Now finding out about craft production, तो वहाँ पर कैसा craft production रहा करता था. तो raw materials जो थे they were required for craft production, and raw materials के वजह से ही हम places determine कर पा रहे हैं कि यहाँ पर craft production शायद हुआ करता था. तो छानूदारो it is a place known for craft production. ये एक important place है जहाँ पर craft production होता था छानूदारो के अंदर. Clear? Now, variety of raw materials was used like beads, stones like carnelian, jasper, crystal, quartz, steatite, metals like copper, bronze. These all were used for craft production, right? अब क्या methods हुआ करते थे? Let's see. So sometimes beads were made up of 2 or more stones by cementing together. They were made in different shapes. उनको decorate किया जाता था. Bangles वगैरह बनाई जाती थी. ठीक है. और छानूदारो इट वॉज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. इट वॉज स्पेशलिस्ट इन बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग. सो इन सब चीज़ों के अंदर छानूदारो स्पेशलिस्ट था. अब आपको कुछ और नेम्स भी दे रखे हैं जैसे नागेश्वर एंड बालाकोट. दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स. दीज आर द स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स, राइट. नाउ आप वॉट एवर द स्ट्रैटेजीज फॉर प्रॉक्योरिंग मटेरियल्स. इन सब मटेरियल्स को प्रॉक्योर करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो लोग यूज करते थे. Let's see. So there were 2 methods of procuring materials for craft production. The first one was established settlements. या तो settlements को establish कर लेना किसी जगह पर, या फिर to send expeditions. Expeditions send करना जैसे कि खेतरी region of राजस्थान में वो लोग करते थे for copper, South India के लिए अंदर for gold. तो नागेश्वर एंड बालाकोट मैंने आपको बताया these were the areas for shells, right? नाउ शॉर्टुगई जो है जो अफगानिस्तान के अंदर, इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लजूली. ये लैपिस लजूली का बहुत अच्छा सोर्स है. जो एक्सपीडिशंस उन्होंने करी खेतरी रीजन के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर, उससे कम्युनिकेशन लिंक उनके इस्टेब्लिश हो गए लोकल कम्युनिटीज़ के, जिससे उनको और ईजी हो गया कि वो लोग रॉ मटेरियल्स प्रॉक्योर कर सकें वहाँ से. Also there are examples of long distance trade also. मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड सील्स, वेट्स, डाइस, ये सब उनको वहाँ पर मिली है. और वहाँ पर ट्रेड कॉन्टैक्ट्स किसके साथ मिले हैं? ओमान पेनिनसुला के लिए. वहाँ से वो ओमानी कॉपर लाया करते थे. कैसे पता चला है? एक हरप्पन जार है जो कि ओमान वाले साइट्स पे भी मिला है और वहाँ हरप्पन साइट पे भी मिला है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कैसे हमें पता चला. एंड मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम दिलमुन जो कि प्रोबेबली था आइलैंड ऑफ बहारीन, मागन एंड मेलुआ जो कि पॉसिबली हरप्पन थी. So these we have found, these are some of the examples, right? So seals and sealings, they were used to facilitate long distance communication. तो long distance communication के लिए seals and sealings use की जाती थी. जब कुछ bag of goods किसी के अंदर आपने सामान डाला है और आप किसी को एक प्लेस से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं, अगर उसका अच्छे से जो माउथ है वो टाइट है और उसके अंदर जो सील है वो अच्छे से लगी हुई है और वो टैम्पर्ड नहीं हो, तो इसका मतलब है आपका सामान जो है वो बिल्कुल सेफली वहां तक पहुंच गया है. और जो सील है वो आइडेंटिटी बता दे कि सेंडर की किसने सेंड करा है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट. सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग. तो दे यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग. सील हैड द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर. जो सील होती थी उसके ऊपर टाइटल भी लिखा रहता था और नेम भी लिखा रहता था ओनर का. सील के ऊपर बहुत सारे अलग अलग मोटिव्स बने हुए रहते थे, जैसे कि जनरली एनिमल का बना रहता था. जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उनके लिए कुछ ना कुछ ये कन्वे कर देता था. दे वर बेसिकली यूज्ड टू कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, हमने पढ़ लिया. देन टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन द इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट. द स्क्रिप्ट वाज नॉट अल्फाबेटिकल एंड रिटन राइट टू लेफ्ट. तो ये स्क्रिप्ट जो है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, उसका 3 मार्कर आ सकता है आपको. तो कैसे वो जो स्क्रिप्ट थी वो मिस्टीरियस थी.
एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट थी उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, वो राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। उनको कैसे पता चला, कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर मिले हैं कि राइट पे तो बहुत अच्छा से खुला खुला लिखा हुआ है एंड देन लेफ्ट पे बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो गई है, जैसे कि जो लिखने वाला था वो he was ran out of space. There are many signs. There are around 375 to 400 in numbers. The script still remains undeciphered till date. तो आज तक भी वो जो स्क्रिप्ट है वो undeciphered रही है. Clear? Now weights. So weights is the second topic. So exchangers they were regulated by a precise system of weights. तो वहाँ पर precise weight system भी follow किया जाता था. जो लोअर डिनोमिनेशंस थे दे वर बाइनरी, जैसे कि जो नंबर्स होते थे बाइनरी के अंदर होती थी, और जो हायर जो ज़्यादा डिनोमिनेशंस होते थे वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एंशिएंट अथॉरिटी. सो एंशिएंट अथॉरिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या एक्सट्रापोलेट करते हैं कि वहाँ पर राजा थे नहीं थे, या फिर सब लोग कैसी लाइफ जिया करते थे. ओके, there were palaces or not. So this is all about ancient authority, right? So different arguments were forwarded by the archaeologists over this central authority of Harappa. There are three major views. So तीन major views बताए गए हैं कि वहाँ पर central authority थी कि नहीं थी. जो कुछ archaeologists थे they believe that there were no rulers. वहाँ पर कोई भी rulers नहीं हुआ करते थे हरप्पा के अंदर, and everybody enjoyed equal status, और सब लोग equal status enjoy करते थे. अदर्स जो कुछ लोग थे वो ओपिनियन के थे कि वहाँ पर कोई भी सिंगल रूलर नहीं हुआ करता था, बट बहुत सारे रूलर्स रहते थे हरप्पा के अंदर, जैसे कि मोहनजोदारो का अलग रूलर हो गया, हरप्पा का उधर, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, राइट. एंड सम सजेस्ट दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट. वहाँ पर सिंगल स्टेट हुआ करता था क्योंकि देयर वर सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, प्लांट सेटलमेंट्स वगैरह रहती थी, और यूनिफॉर्म साइज ऑफ ब्रिक्स. सो द लास्ट वन जो कि है कि वहाँ पर सिंगल स्टेट सिंगल रूल हुआ करता था, ये सबसे ज़्यादा प्लॉसिबल, इट इज़ द मोस्ट प्लॉसिबल बिकॉज डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली. बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर सिमिलर था चीज़ों के अंदर. सो दिस वन लास्ट थ्योरी इज द मोस्ट प्लॉसिबल वन, राइट. तो अब कैसे द सिविलाइजेशन एंडेड. सो द डिसअपियरेंस ऑफ सिविलाइजेशन वाज अराउंड 1800. तो 1900 तक ये डिसअपियर हो गई थी. तो एविडेंसेस मिले 1800 के अंदर. सो सम साइट्स वर अबैंडन. द एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशंस वर माइग्रेटेड टुवर्ड्स गुजरात, हरियाणा. तो अलग अलग जगह पे माइग्रेट करने लगी वहाँ पर की जो पॉपुलेशन थी. कुछ सब चीज़ों का जो था वो डिसअपियरेंस होने लग गया था. डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स, वेद, सील्स, ये सब वहाँ पर नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पर डिसअपियरेंस हो गया इन सब चीज़ों का. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, these all were changed, indicates a rural way of life. Several explanations are given for Harappan civilization के decline के. बहुत सारे कुछ explanations दिए हुए हैं. So let's see. So one is climate change. Climate change हो गया, उसकी वजह से शायद लोगों ने abandon कर दी उस settlement को. Deforestation, excessive floods, overuse of landscape, the shifting and drying of rivers, invasion, most probably by the Aryans. So these are the some of the guesses or reasons archaeologists have known, right. Now we will be starting about some of the personalities जिन्होंने वहाँ पर काम करा, किन लोगों ने वहाँ की डिस्कवरी वगैरह में हेल्प करी. So first we will be starting about Cunningham. So Cunningham and his confusion. So Cunningham was the first director general of ASI. तो वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के. ये MCQ में आ जाता है, एंड आपको ये याद रखना है कि ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. He began archaeological excavations in the mid 19th century. और उन्होंने मिड 19th सेंचुरी के अंदर अपने एक्सकवेशन स्टार्ट करे, और उनका जो मेन इंटरेस्ट रहता था वो था 6th सेंचुरी और 4th सेंचुरी BC के अंदर उनका इंटरेस्ट था. और उन्होंने चाइनीज पिलग्रिम्स को यूज़ करा हरप्पा को आइडेंटिफाई, हरप्पा को एक्सट्रापोलेट करने के लिए, जो कि हरप्पा जो था वो चाइनीज पिलग्रिम्स का पार्ट नहीं था. So Harappa did not fit well in his area of investigation, right. Although Harappan artifacts were found during the 19th century and some of these reached Cunningham, but he did not realize that how old these were, and he was not able to place them in the right time which he was familiar. And he also thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. तो उसने बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से ले लिया था. So he had many confusion because he had used Chinese pilgrims, so it is assumed that he missed the significance of Harappa. तो उन्होंने जो हरप्पा के मेन significance है उसको मिस कर दिया. Now the methods adopted by John Marshall and Wheeler in reconstructing Harappan civilization. तो इन लोगों ने क्या methods adopt करे.
तो Dayaram Sahni and Rakaldas Banerjee they found similar seals at Harappa and Mohenjo-daro respectively. तो उन लोग को similar seals मिलती है मोहनजोदारो के अंदर. एंड बेस्ड ऑन दिस तो 1924 के अंदर जॉन मार्शल ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. 1924 की बात हो रही है. उन्होंने एक न्यू सिविलाइजेशन की अनाउंसमेंट कर दी, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड. सो ही टेंडेड टू एक्सकावेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन्स. तो उन्होंने रेगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन्स के अलॉन्ग ही उन्होंने एक्सकावेट करा. ही मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू माउंट इग्नोरिंग द स्टैटिग्राफी. स्टैटिग्राफी को उन्होंने इग्नोर करा, जिससे कि क्या हुआ, जितने भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे वो चाहे डिफरेंट लेयर्स पे मिले हो बट वो सारे एक साथ मिक्स हो गए. तो उनको डिफिकल्ट हो गया था कि वो कौन से टाइम पीरियड में मिले. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम of John Marshall. Now R.E.M. Wheeler he rectified this problem. तो R.E.M. Wheeler जो थे उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करा एंड रिकॉग्नाइज, और उन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रैटिग्राफी है, कि हमें जो लेयर बाय लेयर जो है हमें वो एक्सकावेट करना चाहिए, जिससे कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिक्स ना हो और पता चले कि ये कौन से ईयर में मिला है, ये कौन से ईयर में मिला है. ठीक है. सो जॉन मार्शल जो थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, ग्रीस और क्रीट के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको फील्ड में लाया. एंड R.E.M. Wheeler he brought his military precision to work. Clear? Now what were the problems faced by archaeologists? So what all were the problems they were facing? So Harappan script जो है वो अभी तक undeciphered, it remains a mystery. Material remains help the archaeologists to reconstruct. Only उन materials remains की वजह से हर जो archaeologist है वो reconstruct कर पा रहे हैं life को. Organic material, these all were decomposed. An understanding of the function of artifact is shaped by its resemblance. Archaeologists try to understand the function of artifact by investigating कि वो आज के ज़माने में क्या काम आता है, उस टाइम पे वो कैसे काम आता था, तो उस हिसाब से वो लोग उनको इंटरप्रेट करते हैं. Many reconstructions of Harappan religions are made on the assumptions. तो बहुत सारे रिलीजन के ऊपर assumptions किए गए हैं, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट मोटिव्स इन एनिमल्स मिले हैं जो कि डिपिक्ट करते हैं कि वहाँ पर शायद नेचर वर्शिप होती होगी. द कॉनिकल स्टोन्स इंडिकेट लिंगा वर्शिप ऑल्सो. और जो कॉनिकल स्टोन्स है वो लिंगा वर्शिप इंडिकेट करते हैं शायद. कुछ सील्स के अंदर जो है एक फिगर दिखाया गया है विच हैज़ बीन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन योगिक पोस्चर. योगिक पोस्चर में वो बैठे हैं. समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ डिपिक्शन ऑफ प्रोटो शिवा. और कुछ एनिमल्स उनको सराउंड कर रखा है, तो ये एक प्रोटो शिवा की डिपिक्शन है. Some animals such as the unicorn depicted on seals. So unicorn को डिपिक्ट करा गया. It is described depicted as mythical composite creatures. Now the fire altars, जो fire altars है जो कालीबंगन और लोथाल में मिले हैं, and the great bath are of Mohenjo-daro. So these are the some kind of things which are meant for some kind of ritual bath. So all these were the things. अगर आपको 8 मार्कर आता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. सो हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट्स. उन्होंने कैसे क्लासिफाई करा, तो ये सारा जो भी है ये आपको पूरा सम अप करके लिखना है. या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जितने भी आपने भी हेडिंग्स पढ़ी है उनको सब हेडिंग्स बना के यू हैव टू मेक 8 पॉइंट्स एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड हेडिंग इन डिटेल, लाइक आर्टिफैक्ट्स, ब्यूरियल्स, कैनाल्स, डांसिंग गर्ल, priest king statue. So these you need to explain all this, right? So this was all about the chapter. If you like the video, do like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next one.